सभी को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, हमें आदरणीय बहन जी के कार्यकाल के वक्त को याद करने की जरूरत है। उस समय सभी लोग कितने सुरक्षित थे, खास तौर से इस प्रदेश की महिलाएं। आदरणीय बहन जी से अच्छा महिलाओं का दुख दर्द और कोई नहीं समझ सकता है। उनका शासनकाल खत्म होते ही यहाँ गुंडा राज शुरू हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं के साथ हुआ है। साथियों, लगभग पिछले 10 साल से इस सरकार ने व इसकी पिछली सरकार ने इस प्रदेश की जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया है। इस सरकार ने तो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन उसके बदले 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया है। साथियों, कोरोना काल के वक्त जो लोग बेरोजगार हुए थे और जो उनको मजबूरी कारण दूसरे प्रदेशों से अपना काम वाम छोड़ के वापस अपने प्रदेश आना पड़ा था, उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। और जब भी हमारे युवा साथी अपनी रोजगार की मांग लेके इस सरकार के पास जाते हैं, तो ये सरकार उनको बदले में सिर्फ लाठी और डंडे ही देती है। साथियों, वक्त आ गया इनके असली चेहरे को पहचानने का। वहीं आदरणीय बहन जी ने अपने कार्यकाल के वक्त 23,50,000 नौकरियां युवाओं को दी थी, और वहीं ये लोग नौकरियां खत्म करने का काम कर रहे हैं। साथियों, आरक्षण के नाम पे भी ये सरकार सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है। चाहे रेलवेज हो या और कोई भी सरकारी यूनिट्स हो, एक एक करके ये प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच रही है। ये हर कोई अच्छे से जानता है कि प्राइवेट कंपनीज में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में कोई आरक्षण नहीं चलता है, तो किस बात की सरकारी नौकरी और किस बात का युवाओं का सुरक्षित भविष्य। साथियों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जिसका सबसे ज्यादा गलत उपयोग ये सरकार कर रही है। चाहे बड़े से बड़ा शहर हो या छोटे से छोटा शहर, हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, अपने मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से। चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप, तो हर किसी के फोन में है, जिसका इस्तेमाल करके ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने झूठे प्रचार प्रसार फैलाती है। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि आप सब लोग खुल के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए और इनके झूठे प्रचारों का, प्रसारों का खुल के विरोध करें और सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमसे जुड़े। मैं आपको बताऊंगा, आपकी जितनी तकलीफें, दिक्कतें जो आप सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। मैं आपको गारंटी करता हूं, वादा करता हूं, आपकी एक एक तकलीफ नोट करी जाएगी, एक एक दिक्कत नोट करी जाएगी और आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा, आपकी एक एक तकलीफ पहुंचाने का। और आदरणीय बहन जी ने ये आश्वासन दिया है कि सरकार बनते ही सबसे पहले युवाओं की दिक्कतें, उनकी समस्याएं, उनका रोजगार की समस्याएं, उनका समाधान करने का सबसे पहले पूरा प्रयास किया जाएगा। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे दिखावे करती है और उसी के बल पे अभी तक चलती आ रही है। मैं तो कहता हूँ बीजेपी को अपना फुल फॉर्म ही बदल देना चाहिए, इसको भारतीय झूठा पार्टी रख लेना चाहिए और इसी नाम से इनको जाना चाहिए। साथियों, मेरे पास बातें बहुत हैं, लेकिन वक्त कम है, क्योंकि आप लोग दूर दूर से मेरे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने और समझने आए हैं। लेकिन मैं इतना वादा जरूर करना चाहूंगा, ये मेरा पहली बार नहीं है, लेकिन ये आखिरी बार भी नहीं है। मुझे 5 बार, 10 बार, जितनी बार आपके बीच आना पड़ेगा, मैं आपके बीच आऊंगा। खासतौर से युवाओं की दिक्कतें और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा रहूंगा और आदरणीय बहन जी तक मैं एक माध्यम बनना चाहूंगा आपकी दिक्कतें और समस्याओं को पहुंचाने का। साथियों, जिस तरह एक टपकते हुए नल से, जो कि खराब है, पानी आप कहां तक पहुंचेंगे, साफ करेंगे? अगर कीचड़ होने से रोकना है तो नल को ही बदलने की जरूरत है। उसी तरह वक्त आ गया है
कि इस सरकार को बदल के आपको अपनी खुद की सरकार बनाने की जरूरत है और आदरणीय बहन जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के हमें लाना है, ताकि आप अपनी खुद की सरकार बना सकें और तभी इस प्रदेश के लोगों का और खास तौर से महिलाओं का और युवाओं का समस्याओं का समाधान तभी हो सकेगा जब आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आएंगी। साथियों, इसके लिए आपको इस आने वाले चुनाव में हाथी का बटन दबाकर सब जगह पूरे प्रदेश में बता देना है और ये बात फैला देनी है कि अब किसी से भी डरने और दबने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने भी जो अभी भी आपको इस सत्ता के नशे में डराने और दबाने की कोशिश करता है, उसको बस इतना बता देना है, हाथी का बटन जाके दबाना है और उसको इतना बता देना है कि आदरणीय बहन जी आ रही हैं। वो खुद ब खुद जाके कहीं बिल में घुस के या घर में छुप के बैठ जाएगा। साथियों, जिस तरह एक कपकपाते बीमार इंसान को कोई हल्का सा झंझोड़ दे वो मुंह के बल जाके गिरता है, उसी तरह वक्त आ गया है इस कपकपाती और बीमार सरकार को आपको हाथी का बटन दबा के हल्का सा झंझोड़ने की जरूरत है और ये सरकार 10 तारीख को अपने मुंह के बल गिरने वाली है और आदरणीय बहन जी आने वाली है। साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा, लेकिन बस अंत में इतना कहना चाहूंगा कि जो भी बातें आज आप सुने समझे यहाँ पे, वो या मेरे आदरणीय पिताजी द्वारा जो विचार रखे जाएंगे उनको जो आप सुने समझे उनको यहाँ छोड़ के नहीं जाना है, उनको अपने साथ घर घर ले जाके बातें पहुँचानी है और ये सब जगह बताना है कि इस चुनाव में हाथी का बटन दबाना है और सब जगह बता देना है कि आदरणीय बहन जी आ रही हैं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई माननीय कपिल मिश्रा साहब, जिन्होंने अपने विचार रखने का कष्ट किया, हम सबको विस्तार पूर्वक बताने का काम किया। और इसी कड़ी में हम निवेदन करेंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री नकुल दुबे साहब कि वो भी आए और हम सबको अपने विचारों से अवगत कराने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। माननीय मंत्री जी। बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता हम सबके भाई कपिल मिश्रा जी कह रहे थे कि नल खराब हो जाए तो उसको बदल देना चाहिए, और नल का नाम एक और है, आप लोग जानते हैं? नल को एक कुछ और भी कहते हैं, नहीं मालूम है? बम्बा भी कहते हैं नल को ना, है? बम्बा खराब है यहाँ पर, बताइए बम्बा खराब हो गया है तो बम्बा बदल दिया जाए। तो बम्बा को बदलने के लिए राजेंद्र गौतम ने बढ़िया कोई आदमी नहीं है ना, तो आइए सब लोग यहाँ संकल्प लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में लग रहा है कि खराब मामला, बस ठीक है। अब मतलब बदलने अब आज देखिए ऐसा है कि आज आपके जो है 18 तारीख हो गई है, 19, 20, 21, 22 100 घंटे का समय है। 100 घंटे में बम्बा तो क्या आप पूरा का पूरा ट्यूबवेल बदलने की क्षमता रखते हैं। मैं सभी गुरुओं को अच्छी तरह जानता हूं, मैंने खूब संघर्ष किया आप लोगों के साथ में। सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज सफीपुर में अपने भाई जो कि बहुत ही जुझारू क्रांतिकारी और जिन्होंने सफीपुर के लिए बहुत बड़ा सपना सजो रखा है, श्री राजेंद्र गौतम जी के समर्थन में
उनको विधायक के रूप में देखने के लिए हम लोग लालसा लिए हुए, मनसा लिए हुए आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में एक अलग सी जगह रखी है। आप गाजियाबाद, नोएडा से लेकर के बलिया चले जाइए, हाथी चिघाड़ रहा है, हाथी ललकार रहा है और हर कोई चाहता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती 5वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। भाई मुख्य सेक्टर प्रभारी श्री अखिलेश अम्बेडकर जी, श्री राजेंद्र कुमार गौतम जी, श्री रामविलास गौतम जी, मेरे छोटे भाई शिवम अवस्थी जी, उमेश अवस्थी जी, जिला अध्यक्ष श्री मिथिलेश पंकज जी, रईस भाई, जयनारायण जी, राकेश कुमार जी, यहाँ बहुत लंबी लिस्ट है। सबके साथ मुझको कार्य करने का मौका मिला है। मेरे सामने पिता तुल्य बैठे हुए बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे नौजवान साथियों और बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों, जैसा मैंने कहा 100 घंटे का समय रह गया है और 100 घंटे में अगर आप लोगों ने चाह लिया तो पूरे के पूरे सभीपुर का इतिहास बदल करके आप यहाँ पर कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे। विकास की बात करते हैं, 2007 से 2012 के बीच में अगर वास्तव में हम लोग इतिहास के पन्नों को पलट ले तो आप सब लोगों के सामने ये साक्ष्य है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब उत्तर प्रदेश की गद्दी संभाली थी तो उन्होंने जात पात राग द्वेष इन सब चीजों से ऊपर उठ करके 23 नए जिलों का गठन करने का काम किया था। और 23 ने आप लोग जानते हो कि जब जिला बनता है तो नया अस्पताल बनता है, नई कचहरी बनती है, नया बस अड्डा बनता है और तमाम तरह की सुविधाएं दे करके एक जिले की स्थापना की जाती है। वहां के रहने वाले लोगों को के उज्जवल भविष्य के लिए एक नया सपना साकार होता है। किसने कितना जिला बनाया? समाजवादी पार्टी ने कई जिला बनाया, जरा बताइएगा आप लोग। समाजवादी पार्टी की सरकार ने कई जिला बनाया 2012-17 के बीच में? कई जिला बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने कई जिला बनाया? अगर इस प्रदेश का विकास, इस प्रदेश की उन्नति अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर सकती है तो बताइए हमको उनको 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बातें करने से, अरे भाई लंबी लंबी सड़कें तुमने बना दिया। गडकरी जी को आप सब लोग जानते ही हैं, मुझे और इसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आप लोग स्वयं समझदार हैं। सड़क बनाने से प्रदेश का विकास नहीं होगा। आपको अगर बीमारी दूर करनी है तो बीमारी की जड़ों में जाना पड़ेगा और बीमारी की जड़ों में जाने के लिए आपको गांव गांव घूमना पड़ेगा। जब आप गांव गांव घूमते हो तब आपको असली दर्द मालूम होता है, असली तकलीफ मालूम पड़ती है। और जब तुम थोड़े थोड़े गांव को मिलकर के आप नया जिला बना देते हो तो आपके प्रदेश का विकास अपने आप होने लगता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप सब लोग मुख्यमंत्री महोदय को सुनना चाहते हैं। हमारी आपकी वार्ता बहुत बार हो चुकी है, आगे भी होती रहेगी, लेकिन इसी संकल्प के साथ कि 100 घंटे आपको राजेंद्र गौतम बनना है। मैं आमंत्रित करता हूं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय सतीश मिश्रा जी को, कृपया माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद दे और हम सबको संकल्प दिलाए कि जब तक हम लोग राजेंद्र गौतम को विधायक नहीं बना लेंगे हम लोग चैन से बैठने का काम नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बोलो साहब बोल रहे, बोलो साहब बोल रहे, माननीय विकास जी राम साहब बोल रहे, माननीय विकास जी राम साहब बोल रहे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित साथीगण, श्री नकुल दुबे जो कि उत्तर प्रदेश के कई मंत्रालय के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, श्री अखिलेश अम्बेडकर जी जो कि मुख्य सेक्टर प्रभारी लखनऊ मंडल के हैं, श्री राजेंद्र कुमार गौतम जी मुख्य सेक्टर प्रभारी लखनऊ मंडल, श्री रामविलास गौतम जी, शिवम अवस्थी जी, उमेश अवस्थी जी, श्री मिथिलेश पंकज जी जिला अध्यक्ष उन्नाव, बीएसपी श्री अवधेश शर्मा जी जिला सचिव तथा यहाँ पर आए हुए सभी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के साथ में बहुजन समाज पार्टी के इतनी बड़ी संख्या में समर्थक, माताएं, बहनें
मीडिया के साथियों, भाइयों, आज हम लोग यहाँ पर राजेंद्र कुमार गौतम जी के लिए बहन मायावती जी की तरफ से आपके बीच में आए। श्री राजेंद्र कुमार गौतम जी को माननीय हमारी पार्टी की नेता, हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने अपना आशीर्वाद दे करके और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर भेजा है, जिससे कि आप इनको विधानसभा में भेजें और आपकी बातों की गूंज विधानसभा में जो उठे वो इनके माध्यम से उठने का काम है। भाइयों, जैसा कि श्री नकुल दुबे जी ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जब विकास की बात होगी और कानून के राज्य की बात होगी तो किसका नाम लिया जाएगा? कानून द्वारा कानून का राज्य पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश इस बात को कहता है कि अकेले एक ऐसी शख्सियत है और वो है बहन मायावती जी, जो कानून द्वारा कानून का राज चलाना जानती हैं और चला के उन्होंने दिखाया भी है। लेकिन कानून द्वारा कानून का राज चलाने के लिए फिर वो कोई भेदभाव नहीं करती हैं, वो कोई अपना पराया नहीं देखती हैं, वो ये नहीं देखती हैं कि ये तो हमारी पार्टी का आदमी है, ये हमारी पार्टी का एमएलए है या सदस्य है या नेता है और इसने कानून को अपने हाथ में लिया है तो इसको छोड़ दो, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में होता है। जैसा कि उन्नाव जिले में ही आप लोग देख चुके हैं, पूरी ताकत, पूरी कोशिश सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर के नीचे तक लगा ली गई थी कि जब एक लड़की के साथ में दुराचार हुआ था और जो यहाँ के विधायक थे, चूंकि वो मुख्यमंत्री जी के अपने थे और उनके चहेते थे और उनके अपने लोगों में कहलाते थे, तो उनको बचाने के लिए पूरी एड़ी चोटी लगा दी गई। लेकिन ठीक इसके विपरीत बहन मायावती जी ने, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार के बने हुए 15 दिन भी नहीं हुए थे 2007 में, लेकिन हमारे ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया था और कुछ गरीबों की झोपड़ियों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया था। जैसे ही ये सूचना बहन जी को मिली, उन्होंने उन एमपी साहब को अपने घर पे बुलाया, लखनऊ में बंगले में बुलाया और बुला करके उनको वहीं से हथकड़ी लगवा करके और 5 साल तक जेल के पीछे रखने का काम किया था। इस तरीके से वो उनकी निगाह में अपना पराया मुलजिम के नाम पे नहीं होता है, जो अपराधी है फिर वो अपराधी है, कोई भी हो, और तभी वो कानून द्वारा कानून का राज चला पाए। समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी उत्तर प्रदेश में आती है तो उत्तर प्रदेश में आते ही लोगों को अपने आप मालूम पड़ जाता है कि 24 घंटे के अंदर कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई। क्यों? क्योंकि चारों तरफ नहीं, वहीं से शुरुआत से जहां शपथ ग्रहण हुआ था उसी मंच से शुरुआत हो जाती है। फिर गुंडागर्दी, माफियागर्दी, डकैती, फिरौती, बलात्कार, लूटमार, हर तरह के जितने गलत कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं और उसके साथ साथ में दंगे, फसाद, ये सब भी शुरू हो जाता है और पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल बन जाता है कि लोग अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए, रोजगार बचाने के लिए परेशान रहते हैं कि कब पता नहीं घंटी बज जाएगी और फिरौती मांगने वाले आ जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? इन्होंने भी आते ही कहा तो वोट तो मांग लिया था आप लोगों से कि हम आपको कानून का राज देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, किसानों का हम उद्धार करेंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इस तरह के सारे वादे किए, लेकिन उसके बाद करा ठीक इसके विपरीत, समाजवादी पार्टी की ही तरह, जैसे कि वो 134 दंगे करा करके और मुजफ्फरनगर का जब दंगा हो रहा था तो वो सफाई में बैठ करके नाच गाना देख रहे थे। ठीक इसी प्रकार से इन लोगों ने भी किया। ये लोग मिल करके दंगा फसाद कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनकी योजना मिलकर के बनती है। ये हमेशा आपस में मिले रहते हैं। ये खाली 2003 में नहीं मिले थे जब इनकी सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी 2003 में। बहुजन समाज पार्टी के 37 एमएलए लेकर के
और इनके तत्कालीन अध्यक्ष जो थे विधानसभा के, उन्होंने एक गैर कानूनी आदेश से पारित करके और उनकी सरकार बनवाने का काम, सरकार जिसने पूरे प्रदेश में फिर जो माहौल बिगाड़ने का काम किया था वो सबने देखा। ये शुरू से मिले रहते हैं, ये पहले भी मिले थे, ये आज भी मिले हुए हैं। अभी भी तो लोगों ने देखा कि किस तरीके से अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, एक साथ बैठ करके और आपस में कागज लेकर के तय कर रहे थे आगे की रणनीति कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे माहौल बनाया जाए, कैसे दोनों को फायदा हो। और उसी के हिसाब से इन्होंने रणनीति के हिसाब से आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम चल रहा है। कभी ये कुछ बोलते हैं, उसका जवाब वो देते हैं, वो बोलते हैं, ये बोलते हैं, दोनों आपस में मिले रहते हैं। वहां पर लोकसभा में आशीर्वाद लेते हैं, पैर छू के मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद ले रहे थे और मुलायम सिंह जी को विधानसभा लोकसभा के अंदर ही उन्होंने खड़े होकर के आशीर्वाद देने का अपनी तरफ से काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए आशीर्वाद दिया था श्री नरेंद्र मोदी जी को कि आप प्रधानमंत्री बनिए, ये मेरा आपके साथ में आशीर्वाद है और हमारा आपको समर्थन है। जो लोग खुला समर्थन इस तरह से देते हैं और कहते हैं कि हम उनके साथ में, अरे आप उनकी असलियत देखिए, उनका असली चेहरा पहचानिए। ये हम इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये दोनों ए और बी टीम नहीं आपस के हैं, ये दोनों समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं इनके क्रियाकलाप भी वैसे ही होते हैं। इसी तरीके से जैसे कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दलितों के ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहे थे, किस तरह से उनके ऊपर लोन चढ़ाई बोली थी, किस तरह से 1.5 लाख से ज्यादा दलितों को नौकरी से बाहर करने का काम किया था, उनको पदोन्नत करने का काम किया था, किस तरह से इन्होंने पार्लियामेंट में बिल फाड़ने का काम किया था, और उसी प्रकार से ब्राह्मण समाज के लोगों को ऊपर भी किस तरह से खुल के अत्याचार इन्होंने अपर कास्ट में किया था, ये भी किसी से छिपा नहीं। और इसी की नकल भारतीय जनता पार्टी वाली करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी आप देखिए मुखिया जो है वो क्या कहते हैं कि हमारी तो नीति है रोको ठोको, और उसके बाद अपनी पीठ थपथपाते हैं। किस बात के लिए थपथपाते हैं? कहते हैं कि हमें तो खुशी है इस बात की, और अपनी पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं 100 से ज्यादा ब्राह्मणों का इनकाउंटर करा दिया, तो कितनी खुशी की बात है। 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई उत्तर प्रदेश में, कितनी खुशी की बात है। इस बात को बखान करने का काम करते हैं उनके मुखिया भी और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी। और जब उनसे लोगों ने पूछा कि आज उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अब क्या करेंगे आप, अब तो ब्राह्मण समाज जो 14% और 16% आपके खिलाफ हो गया, उनके लिए क्या सोच रहे हैं? तो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कहते हैं, हरिद्वार चौबे जी मीडिया से कहते हैं कि अरे ये ससुरे ब्राह्मण जाइए कहाँ, इनके ऊपर जितना भी अत्याचार हम कर लें, ये घूम करके पीछे पीछे हमारे यहाँ आएंगे, इनको कोई और जगह नहीं। इनको मालूम होना चाहिए कि आज चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे अपर कास्ट में ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, और चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हों, आज सब लोग इनका असली चेहरा पहचान चुके हैं और अब डरने और धमकाने में नहीं आने वाले हैं। ये बुलडोजर की धमकी अब नहीं चलने वाली है। ये कहना कि हम गर्मी उतार देंगे, अब वो बात किसी को हजम नहीं होने वाली है, क्योंकि अब तो बुलडोजर और गर्मी का असर किसी को नहीं, अब तो इनका जाने का समय हो गया है। अब डरने के बाद तो इनको आनी चाहिए। 10 तारीख को तो इनकी विदाई हो ही रही है, और विदाई होने के साथ साथ घबराहट की बात इन लोगों के लिए ये है कि बहन मायावती जी आ रही है। इनके अपने अगर बहन मायावती जी की जगह समाजवादी पार्टी वाले आए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से आपस में बैठ के योजना बना लेंगे। लेकिन घबराहट इसी बात की है कि अब की बार तो बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बन के आ रही हैं और एक एक चीज का हिसाब लेने का काम करेंगे। इन्होंने तो सिर्फ विनाश करने का काम किया, सिर्फ धोखा देने का काम किया, सिर्फ दहशत फैलाने का काम किया। कोई भी विकास का काम बता दीजिए इन्होंने अगर किया हो तो, सिवाय विज्ञापनों को छोड़ दीजिए। 500 करोड़ रुपया महीना विज्ञापनों पे जरूर खर्च किया इन्होंने सरकारी धन। किस बात के लिए? दिखाने के लिए कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अपनी तस्वीरें छपवाने के लिए,
साइन बोर्ड लगवाने के लिए, जगह जगह मीडिया में प्रचार करने के लिए, टेलीविजन में करने के लिए, इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन काम के लिए नहीं किए। अगर यही रुपया 20,000 करोड़ रुपया जो 5 साल में इन्होंने अपने विज्ञापन पे लगाया है, अगर यही रुपया इन्होंने सही जगह लगा दिया होता तो फिर कोरोना के दौरान में जो लाखों लाख लोग मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिली, दवा नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिला और उनकी जानें चली गई, उनको दफनाने की जगह नहीं मिली, उनको जलाने की जगह नहीं मिली, जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली, गंगा नदी में बहाने का काम किया और गंगा नदी किनारे बालू में दबाने का काम किया, जहां पर कि जानवरों ने उनको नोचने खसोटने का काम किया। वो भी हम लोगों ने घिनौना दृश्य देखा था, वो कोई भूल नहीं सकता। अगर यही रुपया इन्होंने इन सब जगहों पे लगा दिया होता तो आज ये लाखों लोग हम लोगों के साथ में यहाँ पर उपस्थित होते, हम लोग जीवित होते, अपने परिवार वालों के साथ में होते और उनकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन इनकी सोच में तो खाली धन पैसा कैसे अपने ऊपर लगाएं, इसी की सोच है, किसी विकास के लिए सोच है ही नहीं। इसीलिए इनमें और बहन मायावती जी में फर्क है। जैसा कि नकुल दुबे बता रहे थे आपको, 23 जिले बनाए, तो खाली 23 जिले बना करके नहीं रुक गई बहन मायावती जी। उन्होंने अपने कार्यकाल में 29,500 गांवों को उन्होंने समग्र विकास किया। डॉक्टर अंबेडकर ग्राम थे, उनका समग्र विकास करने का काम किया। समग्र विकास मतलब होता है हर चीज। और उन्होंने 29,500 प्राइमरी स्कूल बनाए, उन्होंने 5,000 से ज्यादा जूनियर हाई स्कूल बनाए, 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाए, उन्होंने सर्व समाज के लिए योजनाएं बनाई, उन्होंने बिजली की व्यवस्था सुधारने का काम किया। 6,500 मेगावाट बिजली आती थी उत्तर प्रदेश में, जब वो सत्ता में आई थी उन्होंने 13,500 मेगावाट पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने करने का काम किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटियां बनाई उन्होंने, चाहे नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो और चाहे लखनऊ में 2 यूनिवर्सिटी उन्होंने जो बनाई। एक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी पूरे उत्तर प्रदेश में अकेली यूनिवर्सिटी है अरबी फारसी, जो बहन मायावती जी ने बनाने का काम किया। और इसके साथ साथ में उन्होंने विकलांगों के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नाम से, आपके यहाँ से तो बहुत दूर नहीं है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से उन्होंने विकलांगों के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई, वो तो पूरे विश्व में अपने आप में अकेली यूनिवर्सिटी है। एक भी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में ऐसी नहीं है जो विकलांगजनों के लिए बनी हो, जहां आज 20,000 से ज्यादा विकलांगजन पढ़ रहे हैं और अपनी रोटी रोजी वहां से निकल करके कमाने का काम करते हैं। और सब के सब जो है बाहर निकलते हैं, उनको नौकरियां भी मिलने का काम होता है। बहन मायावती जी इन्होंने तो धोखा दिया लोगों को कि हम नौकरी दे देंगे, नौकरी तो नहीं दी। लेकिन बहन मायावती जी ने 23.5 लाख लोगों को नौकरियां दी, टीचरों को नौकरी दी, पुलिसकर्मी भर्ती किया, उन्होंने सफाई कर्मियों के 1,12,000 नौकरियां देने का काम किया था आते ही। इस प्रकार से उन्होंने, और जितनी पुराने बैकलॉग थे, जितनी नौकरियां जो उन्होंने रोक लगा दी थी, उन सबको खोल करके उन्होंने देने का काम किया। उन्होंने अब की बार भी इस बात की घोषणा की है, वो जो कहती है फिर करके दिखाती है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनने पर हमारी पहली प्राथमिकता होगी इस प्रदेश से बेरोजगारी दूर करना, जिससे कि हमारे जो नौजवान लोग हैं उनको लाठियां ना खानी पड़े, उनके सर से खून ना निकले। जैसे कि इस सरकार में लाठियां मारी गई, जब वो वहां पर गए उन्होंने कहा आपने तो हमसे वादा किया था, नौकरी कहां है, तो उनको लाठियां मिली, उनके सर फोड़े गए और उनको सलाह दी गई कि आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो इतनी समझ होनी चाहिए थी, हमने 15 लाख रुपए का भी तो एक वादा किया था, क्या किसी को मिला पूरे देश में? पूछ लीजिए जाके, वो तो जुमला था। उसी प्रकार से ये भी था, ये समझ लेना चाहिए था। लेकिन हम सलाह आपको देते हैं कि आप जाइए और पकौड़ा बेचिए जाकर। इस तरह की सलाह पीएचडी और डिग्री होल्डर्स को देने का काम इन्होंने किया। काम नौकरी तो नहीं दे सकते, लेकिन ये सलाह आपको दे सकते हैं। ये वो सरकार है जो झूठ बोल करके वोट तो लेने का काम करती है, लेकिन उसके बाद वादा नहीं पूरा करती। महिलाओं से इन्होंने क्या कहा कि हम तुमको सुरक्षा देंगे, तुम हमको वोट दे दो, हम तुम्हारी रसोई का खर्च कम कर देंगे, हमको वोट दे दो। उन्होंने बढ़ चढ़ करके वोट दे दिया। उसके बाद क्या मिला उनको? गैस के दाम तो 200 से पहुंच करके 1200 पहुंच गए।
हर चीज का दाम बढ़ गया। रसोई का दाम अगर खर्चा 50 रुपए का आता था 500 रुपए पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने डीजल और पेट्रोल को भी 100 के पार पहुंचाने का काम कर दिया, जिसकी वजह से हर चीज की महंगाई बढ़ गई। सुरक्षा देने की बात कही थी, कैसी सुरक्षा दी है ये भी देख लीजिए। एक सुरक्षा देने के नाम पे जो बात कही थी, महिलाओं ने तो वोट दे दिया, लेकिन आज उनकी खुद की सरकारी रिपोर्ट कहती है, एनसीआरबी की सरकारी रिपोर्ट है, हम लोगों की अपनी नहीं है, वो कहती है कि उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार होता है और दुराचार होता है। ये उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इनकी दोनों की सरकारों में यही माहौल रहा है। और उसी का आपने देखा कि कितने दर्दनाक किस्से एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में हो गए। चाहे हाथरस वाला हो, जहां दलित समाज की एक बेटी को इन्होंने पहले बलात्कार हुआ, उसके बाद उसको मार दिया, मर गई, उसके बाद उसका मृत शरीर भी घर वालों को नहीं दिया। रोती रही, बिलखती रही उसकी मां कि हमको अच्छा मर जाने के बाद तो दे दो। लेकिन मुख्यमंत्री वो खुद बैठ करके टेलीविजन में बैठ करके देख रहे थे और अपनी तस्वीर पूरे उत्तर प्रदेश वालों को भी दिखा रहे थे कि देखो हम रात में कंप्यूटर में देख रहे हैं, टेलीविजन में देख रहे हैं। पीछे से उनकी तस्वीर भी ली जा रही थी और क्या देख रहे थे कि किस तरीके से जिला अधिकारी, जिसको उन्होंने निर्देश दिया था हाथरस के कि तुम वहीं खड़े रहोगे जब तक उसका शरीर जला नहीं दिया जाता है, और गलती से भी उसका शरीर उसके घर वालों को मत देना, क्योंकि इसमें जो लोग फंसे हुए हैं वो हमारे अपने हैं, इसलिए हमें उनको बचाना है, हर हाल में बचाना है। और फिर देखा आपने कैसे रात के 2:30 बजे एक कांस्टेबल के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट ने रात के 2:30 बजे मिट्टी का तेल डाल करके उस लड़की को जलाने का काम किया। किस तरह से रेणु शर्मा नाम की लड़की हाथरस में ही अभी 1.5 महीने पहले ब्राह्मण समाज की लड़की थी, उसके साथ में क्या हुआ, एक राजनीतिक महिला थी, जिला पंचायत उसकी पूर्व प्रमुख थी, और उसके बाद उससे नाराज हो गए समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दोनों को परास्त करा था उसे, तो राजनीतिक रूप से नाराज हो गए, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके उसको और उसके पूरे परिवार को जेल में भेज दिया और उसको जेल में रखा। उसकी तबीयत खराब हो गई तब भी जेल से बाहर नहीं आने दिया। उसके बाद उसकी बेल हो गई। जब रेणु शर्मा की बेल हो गई तो बेल होने के बाद भी 15 दिनों तक उसको जेल से बाहर नहीं आने दिया। और कब आने दिया? जब उसकी जेल के अंदर मृत्यु हो गई और मृत शरीर को ही जेल से बाहर भेजने का काम किया। और यही इनकी मंशा है। खुशी दुबे के साथ भी, खुशी दुबे वो भी एक ब्राह्मण परिवार की लड़की, 16.5 साल की लड़की, उसकी शादी हुई थी, 1 दिन पहले शादी हुई थी और उसके हाथों की तो मेहंदी भी नहीं छूटी थी और उसको जो है उठा ले गए। उसके पति को गोलियों से भून दिया, उसके घर वालों को सबको मार दिया और उसको उठा के ले गए और जेल में डाल दिया। उसके साथ साथ में घर में जो एक महिला काम करती थी, उसके साथ में 6 साल की बेटी थी और 3 साल का लड़का था, उसको भी जेल में उठा के ले गए और आज तक बंद रखा हुआ। अब 20 महीने हो रहे हैं, उसको जेल से बाहर नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि वहां से सीधे सीधे निर्देश है, मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश है कि इनको सबक सिखाना है, इनको बताना है। इनके अभी 100 एनकाउंटर हुए हैं और इनके 500 हत्याएं हुई हैं, इनको अभी और सबक सिखाना है और इनको इस लड़की को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहिए। और इसके लिए चाहे फर्जी कागजात बनाने पड़े, बेल को नहीं होने देना है। और यही काम कर रहे हैं वो लोग। और ठीक उसके विपरीत आपने देखा किसानों के साथ में क्या हुआ। किसानों के साथ में उनसे कहा था कि हम, उनको भी वादा किया था कि हम 2 गुना तुम्हारी आमदनी बढ़ा देंगे, और आमदनी तो नहीं बढ़ाई। 25 रुपए क्विंटल के हिसाब से गन्ने का दाम अभी बढ़ाने का काम किया है। 2 महीने पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार जा रही थी 35 रुपए बढ़ाने का काम किया था। बहन मायावती जी ने 2 गुना करने का काम किया था, 125 रुपए क्विंटल से बढ़ा करके और 250 रुपए क्विंटल पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया था। किसानों से वादा तो किया था आमदनी का बढ़ाने का, लेकिन उनकी जमीन ही छीनने लगे। 4 काले कानून बना करके उनकी जमीन पे छीनने की योजना बना ली और ऐसे कानून बनाए कि किसान को मजबूरन अपनी जमीन, कुछ इनके जो चुनिंदा उद्योगपति हैं
जिनके हाथों में इन्होंने पूरे देश को बेच दिया है। यहाँ के जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं उन सबको उनके हाथों में बेच दिया और अब तो बैंकों को भी बेच दिया, बिजली घरों को बेच दिया, तेल कंपनियों को बेच दिया। हर जगह जहां जहां जो सरकारी जहां नौकरियां हो सकती थी उनको उनके हाथों में बेचने का काम किया। उन्हीं को जमीन भी देने की योजना बना ली थी। उस कानून के तहत में पट्टे में जमीन देने की मजबूरी होती किसान की, और पट्टे में जमीन देने के बाद जीवन भर वो जमीन वापस नहीं आने वाली थी। ये किसान समझ गया कि वो जीवन भर मुकदमे लड़ता रहेगा लेकिन उसकी जमीन वापस नहीं मिलेगी। और उसके बाद उसने आंदोलन किया, पूरे देश में आंदोलन किया, प्रदेश में भी किया। बहुजन समाज पार्टी उनके साथ पार्लियामेंट के अंदर भी खड़ी रही, पार्लियामेंट के बाहर भी हमने आंदोलन उनके साथ में किया, लेकिन इन्होंने कानून को वापस नहीं लिया। इन्होंने कानून वापस न लेकर के उनको धमकाने की कोशिश की कि अपना आंदोलन वापस ले लो, और जब नहीं लिया तो आपने देखा किस तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से और षड्यंत्र करके और एक चार किसानों को गाड़ी के नीचे कुचल करके मारने का काम किया, दबा करके मारने का काम किया। 1 दर्जन से ज्यादा किसान अपंग हो गए हैं और वो जीवन भर अपंग रहेंगे। इस तरह से उनको घायल करने का काम किया। आज